अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त मुल्की सूरत हाल के अंदर जो सियासी तौर पे एहतजाजी एक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, साथ साथ मौक़िफ़ आ रहा है हुकूमत का कि ये एहतजाज पुरअमन के नाम पर इंतशार फैलाया जा रहा है। साथ साथ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बयानात भी सामने आ रहे हैं और जो सबसे अहम है वो ये है कि अब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत के अंदर से इस्तीफ़ों की जो सिलसिला है वो भी सामने आ रहा है। क्या किस लेवल पर ये इख्तलाफात पैदा हुए हैं और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर जानने की आज कोशिश करेंगे। और अब अगला लाएअमल क्या होगा, और इन तमाम सूरत हाल से जिस तरह अक्सर व बेशतर ये बात कही जा रही है अब हुकूमत की जानिब से कि जनाब ये जो सूरत हाल बन रही है, जो एहतजाज किए जा रहे हैं, ये ऐन उस वक्त किए जाते हैं कि जिस वक्त कोई ना कोई बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला कोई अहम शख्सियत जो है हमारे मुल्क में आए हुए होते हैं और जिसका मकसद सबोताज करना है उस सूरत हाल को, उस मईशत की जो बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये क्लेम और मौक़िफ़ हुकूमत करती है। अब तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये बात भी करती दिखाई दे रही है कि मुतअद्दिद जो कारकुनान हैं उनको गोलियां मारी गई हैं, ये दावा किया जा रहा है, मगर अब तक किसी भी मुस्तनद तरीके से कोई भी सदाकत सामने नहीं आ सकी। इन तमाम पहलुओं पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं गौहर खटक, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जबकि मीर खुदाबख्श साहब हैं साबिक निगरां सूबाई वज़ीर मिनरल्स एंड माइंस के। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल के अब नताइज क्या निकलेंगे और कितने भयानक निकल सकते हैं। मैं पहले गौहर खटक साहब की तरफ आता हूँ। सर, थोड़ा सा हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि ये इस्तीफ़ों की वजूहात क्या हैं, क्यों, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि अब कितने लोग आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि इतने लोग हमारे उस सूरत हाल के अंदर एहतजाज के दौरान जो है वो जाँ बहक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गौहर खटक साहब। मुहैया कनकतईन, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि कल का जो हमारा 24 नवंबर का एहतजाज था वो बड़ा पुरअमन एहतजाज था और बहुत कामयाब एहतजाज था, और पूरी दुनिया ने देखा कि बानी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल पर पूरा पाकिस्तान निकला। और कॉल पे निकलने की बात तो आप पीछे रही। गौहर खटक साहब, उज़मा बुखारी हैं वज़ीर इत्तलात, वो फरमाती हैं ये कौन सा इनकलाब था और तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं देखा जो जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से चला गया। देखिए जी, मुझे अगर आप 2 मिनट देना, जी। वजीर इत्तलात को बोले कि पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब ने कॉल दी तो आपने पूरा पाकिस्तान क्यों बंद कर दिया? अच्छा। पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद कर दिया, तमाम बसों के अड्डे इन्होंने बंद कर दिए, तमाम मोटर स्वेस बंद कर दिए, तमाम जीटी स्रोत बंद कर दिए इन्होंने। खौफ का आलम यह था कि ये खुद भी इस्लामाबाद से भाग गए थे, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई इस्लामाबाद में नहीं था, और बड़ा पुरअमन एहतजाज था और पूरी दुनिया ने देखा। और इमरान खान कॉल करे और लोग ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो चेयरमैन है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम डी चौक तक पहुंचे, पुरअमन थे। और सर, आप पाकिस्तान निकलने की बात कर रहे हैं, गौहर खटक साहब बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल जा रहा है, मगर पार्टी क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो लोग नहीं निकले। और अब इस्तीफ़े के ऊपर जो मामला हुआ है और इतलात आती हैं कि जी थोड़ी तल्ख़ कलामी भी हुई है, लोगों को कुछ बुरा भला भी कहा गया है पार्टी लीडरशिप की जानिब से एक दूसरे को। तो अब ये सूरत हाल बन रही है, एक बड़ा बयान भी आया है कि हम किसी ख़ानदान को जवाबदेह नहीं हैं और इस वजह से भी इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं। सर, तो ये आप क्या समझते हैं, जब क़यादत ही नहीं खड़ी तो फिर कैसे क्लेम हो सकता है कि लोग निकले? देखिए जी, मैंने आपको कहा ना कि बात यह है कि ये हुकूमत मुगलाहट है और हुकूमत ने सब कुछ छोड़ के, और पीटीआई के अगर कोई हमारा जाती पार्टी का मैटर होता है, कोई रिजाइन कर लेता है तो उसको पूरी दुनिया की मीडिया पे ये नशर करते हैं कि जी फलां ने रिजाइन कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये है, इसमें अगर कोई रिजाइन करता है, कोई ओहदे पे आता है, कोई जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, फर्क नहीं पड़ता, पर उसके पीछे वजूहात होती हैं। क्या बता सकते हैं कि उसके पीछे वजूहात क्या है? रिजाइन क्यों दे रहे हैं? एक टॉप लीडरशिप अगर रिजाइन दे रही है तो उसके पीछे यकीनी तौर पे कोई ना कोई मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये रिजाइन दिया जाता है। नहीं जी, ऐसा तो वो नहीं है, हर एक की मर्जी होती है। अगर कोई टाइम दे सकता है तो वो ले लेता है ओहदा, अगर कोई टाइम नहीं दे सकता है या उस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जो सलमान अकरम साहब हैं उन्होंने ओहदे के साथ जो है वो, और जो मुताद्दिद इस्तीफे आ रहे हैं गौहर खटक साहब, उन्होंने अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, ये आप लोग मान रहे हैं इस वक्त?
आपकी आवाज नहीं आ रही है गौर मुझे। खटक साहब, इस वक्त आप लोग ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो इस्तीफे दे रहा है इस वक्त, वो उसने अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, ओहदे के साथ इंसाफ की बात मैं नहीं कर रहा सर हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ आपने कि अर्ज किसी किया ना, पर अभी आपने अर्ज किया कि हर वो शख्स अगर जो कोई टाइम नहीं दे सकता है, देखिए मेरी बात सुनिए, तो जमहूरियत है ना, जबरदस्ती तो आप किसी को नहीं दे सकते ना होता। अगर कोई एक बंदा नहीं रखना चाह रहा है, मैं पार्टी का ओहदा नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गौर मेरी खटक जगह साहब ये भी 50 जरा लोग, बता मेरे दीजिएगा, पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है 50 लोगों की, गौर वो खटक आ साहब जरा जाएंगे, ये भी उनको ओहदा बता मिल दीजिएगा, जाएगा। हुकूमत आप लोगों के साथ कहती है कि जब जब कोई बैरून मुल्क से कोई शख्सियत आ रही होती है तो आप लोग उसी वक्त एहतजाज की टाइमिंग जो है वो सेट करते हैं और जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को, हम तो इस हुकूमत को हुकूमत मानते नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इनको तो बेचारों को खुद पता नहीं कि हुकूमत में लाए कैसे के, हुकूमत में आए कैसे। इनको तो खुद अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा है कि हम हुकूमत में है या नहीं है। हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हुकूमत वो होती है जो अवाम के वोटों से बने, जो जमहूरियत में अवाम वोट दे उससे हुकूमत बने, उसको लोग हुकूमत कहते हैं। इनके वज़रा, इनके मुशीर और इनके लोग तो अवाम में जा ही नहीं सकते हैं, मुंह अवाम में जा छुपाते ही नहीं फिर रहे हैं। सकते। सर मेरे साथ ही आपका रहिएगा वजीर गौर खटक खारजा साहब। जाता है लंदन में, मुंह छुपाता है। ओके, गौर ये गौर मैं खटक साहब पब्लिक आप में मेरे लोगों साथ ही रहिएगा। मीर साहब, मीर खुदाबख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर इस पूरी सिचुएशन को देखकर आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल करीब में हम कहाँ खड़े होंगे और इस सिचुएशन के साथ कोई भी मुल्क कहाँ खड़ा हो सकता है? मीर साहब। जी, मैं थोड़ा जाविया आपको एक बताना चाहूँ, एक जाविया मैं खींचूंगा। 2011 से पहले शायद पीटीआई को कोई बड़ा मकबूल पार्टी थी, लेकिन इतनी मकबूल नहीं थी कि जो 2011 के बाद होने लगी। ओके। और 2011 से लेके 2021 तक उसमें अगर किसी ने ताकत डाली तो एस्टेब्लिशमेंट ने डाली, उसमें जान डाली तो एस्टेब्लिशमेंट ने डाली, जितनी भी तहरीकें कामयाब हुई तो एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए सपोर्ट के साथ हुई। ये 21 के और 22 के बाद जितनी भी एहतजाज की जा रही है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। देखिए, जब अगर सपोर्ट हासिल नहीं होती तो फिर मैनेजमेंट और मैनेज करना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होता बगैर गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के। ये एक छोटा सा मैं एक जाविया बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को समझें कि पीटीआई की बुनियाद क्या है। एक्चुअली ये हमारे पाकिस्तान की तमाम पार्टीज की बुनियाद है, इस पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे नहीं हम खुद अपनी एक हैसियत रखते हैं, ये गलत रहेगा। आप अपनी माजी को देखें, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त की जो सूरत हाल है, देखिए मेरी बात सुने, जितने भी एहतजाज हुए हैं, मॉडल टाउन को देखें, उसके बाद जितने भी अब तक होते रहे हैं, इसमें जितने भी लोग मारे गए, एक सादा लहू जो लोग हैं, अवाम है, सिवाय पब्लिक और छोटे कारकुन के, इनके अलावा मुझे ये बताएं कौन सी लीडरशिप इसमें कोई शहीद हुई या कत्ल हुआ, या कौन से लीडर के बच्चे शहीद हुए या कत्ल हुए, या मानिका के, चले इमरान खान के बच्चे यहाँ नहीं, मानिका के तो यहाँ मौजूद है ना, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं मानिका के जो है ना बच्चे, उनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं, चले उनका ताल्लुक नहीं है, रिलेटिव है, उनका भांजा था एहतजाज में मौजूद था, उस एहतजाज में दूसरे लोग मारे गए, लेकिन उनका भांजा नहीं मारा जाता, इनकी फैमिली के लोग मारे नहीं जाते। इसी तरह पीपल्स पार्टी के आप देख लें, सबके देख लें, खासकर मतलब पॉलिटिकल एलीट अपने आप को शेल्टर में रखती है और जो कारकुन है जो जज्बात में आके आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और आ जाता है, और उसके बाद पता होता है कि जी सामने से चीजें हो सकती है खराब, रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है और फिर एक्शन होता है, उसके नतीजे में कारकुन सफर कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं कि रियासत की रिट को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, जब तक कि आप लाशें नहीं गिराएंगे, और अपने घर की तो लाशें गिराने से रहे नहीं। तो आप समझते हैं सर, मीर साहब आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई का एजेंडे में ये शामिल है कि लाशें गिराई जाएं, अपने कारकुन को और फिर सिंपैथी वोट गेन किया जाए? वो देखें, वो तो नजर आता है। जब आप बताएं, मुझे बताएं, ठीक है इमरान खान एक कोर्ट के थ्रू आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप दावा बोल लेंगे और दावे से सिर्फ केपीके के लोग आएंगे और छुड़ा लेंगे। और जब एहतजाज इस तरह का होता है, जब क्राउड को आप कंट्रोल नहीं करते, मैनेज नहीं करते, तो आप एक घर में आप देखें अगर छोटा सा झगड़ा होता है, आप उसको जब मैनेज नहीं कर पाते तो वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। यहाँ पर तो लाखों और हजारों का मजमा है, यहाँ पर तो डेफिनेटली होता है। जब आप रिट को चैलेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आता है, भगदड़ होती है, उसमें मारे जाते हैं, जिस तरह वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें लोग मारे गए, ये तो डेफिनेटली होता है। और इसी तरह लाशें गिरती हैं, कोई ये नहीं होता कि पीटीआई ऐलान करे कि हम लाशें गिराने जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता, वो मैनेज किया जाता है। और सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है। आप बता रहे हैं कि ये जो 24 नवंबर का एहतजाज था, इसमें पता था क़यादत को मीर साहब के लाशें भी गिर सकती हैं, तसादुम भी बड़ा खतरनाक हो सकता है? आपको पता था। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं,
جو ہے بی بی بشرا صاحبہ کو باہر نکالنے والی کون تھی؟ اب مانے نہ مانے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل لے کر آئے۔ امین گنڈا پور کس کے پلیئر ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے پلیئر ہیں۔ باہر جتنے بھی ہیں، گور صاحب ہیں، امین جو ہے عمر ایوب صاحب ہیں، کس کے پلیئر ہیں؟ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پلیئر ہیں۔ ان کے اپنے گھروں پہ، ان کے بچوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اگر بات پی ٹی آئی کی کرتے ہیں، اگر آپ بات عمران خان کی کرتے ہیں، دیکھیں اس وقت پوری ساخت جو ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی ہے، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ کراؤڈ کا جو محبت ہے، جو ان کی جو چاہت ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو جانتی ہے، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں آپ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں تو اندرونی ایک دوسرے کو کمزور کیا جاتا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنا پلے کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی جانے دے کے پیش کر رہی ہے۔ میر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں گور کٹک صاحب سے چاہوں گا، سر کیوں جانے لینا چاہتے ہیں؟ میر صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ کو پتہ ہے یہ کیا ہونے جا رہی ہے سچویشن، کیوں لاشیں چاہیے سر؟ میں جس طرح آپ سوال کرتے تو اگر میرا جواب پورا سن لے، سر آپ کو ٹائم دیا ہے حکم، آپ پوری بات کریں۔ آپ نہیں بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا دھرنا پہلی مرتبہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیک اپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ مجھے اگر آپ بات کرنے دیں گے نا، مجھے اگر 2 منٹ دیتے، صرف 2 منٹ، صرف 2 منٹ دیتے نا، آپ بیچ میں نہیں بولے نا۔ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ پہلی مرتبہ نہیں تھا، پاکستان میں سب سے کامیاب پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کیے، اور کسی پروٹیسٹ میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک نہیں ٹوٹا، تاریخ گواہ ہے۔ اور جو کل ٹی چوک پہ پروٹیسٹ ہوا ہے، اس بھی نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی اے ٹی ایم کی بینک لوٹی گئی، نہ کوئی وہ گملہ ٹوٹا ہوا۔ پی ٹی آئی کے خیر مسلح لوگ تھے، کوئی مسلح ہو کے نہیں آئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خواتین ہیں، ہماری آج کے مائیں بہن آتی ہے پروٹیسٹ میں، جلوسوں میں۔ یہ اگر آپ کہیں کہ ہم ایسے جلوس یا پروٹیسٹ لوگوں کو مروانے کے لیے کرتے تو یہ کسی اور پارٹی کا تو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا پروگرام پرامن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک کسی بھی پی ٹی آئی کے جلسے جلوس میں پروٹیسٹ میں بتایا کہ ایک گملہ توڑا گیا ہو۔ سر جو جلاؤ گراؤ ہوا، ویڈیوز سامنے آئیں، وہ کس نے کیا؟ جو گاڑیوں میں رینجرز اہلکار شہید ہوئے وہ کس نے کیے؟ جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے وہ کون تھے؟ گور کھٹک صاحب، گور کھٹک صاحب اس کے اندر جو نقصان ہوا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ سرکار صاحب ہے نا، میں پہلے ان کی سوال کا جواب دے دوں نا جی۔ دیکھیں جی، جو لوگ سیاست کرتے نا وہ ان کے ورکر ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ لیڈر کا بیٹا جو ہے نا وہ آگے فرنٹ پہ آگے لڑے، اس سے سیاست کرنی یا نہیں کرنی ہے۔ نہیں، اس کے لیے سر کارکنان ہے نا لڑنے جھگڑنے کے لیے، آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کے، ہمارے لیڈر کے خاندان کسی نے سیاست نہیں کرنی ہے، وہ اور لوگ ہیں جن کے خاندان میں تیسری چوتھی نسل سیاست میں ہے، ان سے آپ یہ سوال کریں کہ وہ اپنے بچوں کو آگے فرنٹ پہ لڑائے۔ لیڈر میں وہ سبھی بھی سیاست مجبوری کے نکلی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا ان کو، آج تک وہ سیاسی بات نہیں کی انہوں نے کوئی۔ مگر گور صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل پرامن طریقے سے آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، مگر ایک سوال یہ بھی تو بنیادی طور پہ ہے کہ قیادت پھر کیوں نہیں آ رہی؟ پوری قیادت ایک طرف ایک جگہ کھڑی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا بشرا صاحب اس وقت ہیں کہاں؟ پوری موجود تھی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ پوری قیادت موجود تھی، اور کے پی کے اور پنجاب سے اور سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، پورے لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ اب ساری لیڈر، اب آپ کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے نا، آپ کا میڈیا میں دکھا نہیں سکتا ہے، نہ دکھاتا ہے نہ آپ لوگ۔ اچھا گور صاحب کتنے لوگ آپ لوگوں کے اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں؟ سر کوئی فیگر ہے آپ کے پاس؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری لیڈرشپ وہاں موجود تھی، ہماری مرکزی اور صوبائی قیادت پوری موجود تھی وہاں، لیکن وہاں پبلک اتنی تھی کہ لیڈرشپ کا پتہ نہیں تھی۔ گور صاحب مجھے یہ بتائیں گے، آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ تو کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ گور صاحب آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں گور صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے میری بھی سنیں کہ آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے اس احتجاج کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں کوئی نمبر بتا سکتے ہیں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی ایکوریٹ نمبر ہمیں بھی نہیں پتا، سر ایک آئیڈیا۔ لیکن میری بات سنیں، ہلاک ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، زخمی ہوئے لوگ، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ جا کے وہاں پرمس ہاسپٹل اور جو دوسرے پولی کلینک ہاسپٹل ہے ان کا ریکارڈ چیک کرے، کل سے کوئی 5 جنازے ہو چکے ہیں وہاں، 5 لوگوں شہید کے جنازے ہو چکے ہیں وہاں کے پی کے میں اور مختلف علاقوں میں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فائرنگ ہوئی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں،
गौर साहब, अब पीटीआई का अगला लाएमल क्या है? आप क्या देख रहे हैं? आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है कि अब अगला लाएमल क्या होगा? देखिए जी, हमारा लाएमल जो भी होगा, इमरान खान साहब की कॉल होगी। अभी कुछ दिनों थोड़ी देर कबल आप लोगों का इजलास भी हुआ है पेशावर के अंदर, उस हवाले से कमेटी ने क्या फैसला किया, अगर आप चाहें तो शेयर कीजिए। नहीं, वो तो अभी फैसले जब वो करेंगे, अभी मेरा ख्याल है इजलास चल भी रहा है और केपी के असेंबली का भी इजलास बुला लिया गया है, वो तो अपनी जगह पर होगा। लेकिन इमरान खान साहब के जो फैसले होंगे, इमरान खान साहब के जो अहकामात होंगे, उन पर अमल दरामद किया जाएगा, चाहे वो कुछ हो। अच्छा, आप मेरे साथ रहें गौर खटक साहब। मीर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने 600 अरब रुपए केपी की हुकूमत को दिए हैं, आज तक वो सेफ सिटी नहीं लगा पाए पेशावर के अंदर। कैसा देखते हैं इन चीज़ों को? देखें, मैं इस बात के ऊपर बाद में आता हूँ, मैं पहले गौर साहब को एक जवाब देता हूँ। गौर साहब ने कहा है कि ये हमारे जितने भी एहतजाज हुए वो पुरअमन हुए, वो तो हमारे सामने कि कितने पुरअमन हुए। लेकिन जब मुशर्रफ को, मोहतरमा को निकाला गया था हुकूमत से, तो मोहतरमा के निकालने के बाद कोई रिएक्शन, कोई लोग मारे नहीं गए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर। मुशर्रफ को, नवाज शरीफ को निकाला गया तो कोई एहतजाज के तौर पर कोई लोग मारे नहीं गए। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया जाता है खतरा में, तब भी लोग नहीं मारे जाते पॉलिटिकल। मोहतरमा के जलूस के अंदर मारे गए, खुद को हमला था, दहशतगर्द हमला था। जितने भी पॉलिटिकल लोग मारे गए, दहशतगर्द हमले मारे गए। लेकिन पीटीआई के पॉलिटिकल एहतजाज के अंदर कारकुन क्यों मारे जाते हैं, मैं इसका ये जवाब आपको। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ, अगर आपने कहा है तो देखें, ये तो आप कहती थी कि इसमें के हालात देखें, आप डेवलपमेंट को भी छोड़ देना। सबसे पहले तो जब डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? टेररिस्ट एक्टिविटीज जब होती है, टेररिज्म जो होता है, या उनके दहशतगर्द लोग होते हैं या तंजीमें होती हैं, वो कभी भी डेवलपमेंट होने नहीं देती। एक तो ये चीज है, जब तक कि आप चीजों को, हालात को अपने कंट्रोल में नहीं करते। इनका कोई फोकस नहीं इलाके के अंदर, इनका कोई फोकस नहीं हेल्थ के अंदर, इनका कोई फोकस नहीं है चीजों के अंदर। इनका फोकस, जब इमरान खान जब गवर्नमेंट मौजूद थे, उन सारा दिन वो यूट्यूबर, टिकटॉकर उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते थे। आज देखें फिजिकल उनकी एक्टिविटी कितनी थी, कितने उन्होंने दौरे चीजें, सिवाय ये एक दो जो खाने के लंगर खाना के अलावा जाके उन्होंने इफ्तिताह की हो। तो मीर साहब, जज्बाती वोट मिला है जी केपी में? फिर क्या जज्बाती वोट मिला है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में हमारे यहाँ क्या होता है कि पॉलिटिकल जब भी एक नैरेटिव बनाया गया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो भी, अगर आप इस वक्त बैठे हैं, अगर मैं हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट में हूँ, अगर मैं उन दिनों रिजाइन देता और मैं 2-4 गालियां या 2-4 बातें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करता, तो क्राउड का एक हुजूम मेरे साथ होता। ये पॉलिटिकली हम लोगों ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है वो हीरो बन जाता है। सर, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और उसके अंदर मुख्तलिफ ज़ाविये के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत समेत दीगर इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसकी जो भी डीपी देख रहे हैं तो उसमें जो है वो तस्वीर जो है करने वाले वो बानी पीटीआई की तस्वीर लगाकर डीपी कर रहे हैं। ये कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोई पीटीआई को बदनाम करने के लिए हो रहा है, या ये वाकई में पीटीआई के लोग हैं? सर, ये बेशक पीटीआई के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, आप ये बेहतर जानते हैं कि मुशर्रफ के दौर से लेके जब टीटीपी के खिलाफ जब ऑपरेशन जारी थे, तब से लेके हमदर्दियां किसकी टीटीपी के साथ ज्यादा थी और टीटीए के साथ किसकी ज्यादा थी? इमरान खान की साथ थी। आप देख लें, जितने भी सिटिंग्स हुई हैं, जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी इजलास बुलाए गए, आप देखें उनके अंदर हमेशा क्या गुफ्तगू इमरान खान की रही, हमेशा वो उनको ही प्रोटेक्ट करते रहे। और देखें, अगर इस वक्त टीटीपी का जो गढ़ है या टीटीए का जो अपना असर रखती है वो अफगानिस्तान के अंदर है, और आप देखें यहाँ जब लोग पकड़े जाते हैं और पेश भी किए जाते हैं विद एविडेंस, वो सारे अफगानी होते हैं। तो अफगानी लोगों का पाकिस्तानी पॉलिटिकल मामला में क्या जाता है? देखें, अगर हाँ वो नेशनल हो तो कोई इशू नहीं होता, अगर उनके पास नेशनलिटी नहीं है तो उनका क्या मामला है, वो क्यों उसमें आता है? देखिए, ये सारी चीज उनको पता है, हम पकड़े जाएंगे, धर लिए जाएंगे, बाहर फेंक दिए जाएंगे, और पाकिस्तान में अगर कोई मसला बंदा ये करेगा तो हम उसको इंटरनेशनल कर उछाल नहीं सकते, इंटरनल मामला बन जाएगा। तो ये सारी चीजें खेली जाती हैं। सर, आखिरी सवाल में मुझे दे दें ताकि फिर मैं गौर साहब की तरफ आऊं। इसका नतीजा क्या निकलेगा इन तमाम सूरत हाल का मीर साहब? देखें, इसका नतीजा ये निकलेगा, देखें अगर आप ये सोच रहे हैं इमरान खान इस वक्त माइनस हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, सियासत में एस्टेब्लिशमेंट को मोहरे चाहिए। अब इस वक्त तो
اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں تو دوسرے دن ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ناچنا اور ڈانس کرنا شروع کر دے گی. تو وہ آپ کو سائڈ کارنر چاہیے اینی ہاؤ. ہاں چیزیں چلتی رہیں گی جس طرح چل رہی ہیں اس طرح چلتی رہیں گی, لیکن اس طرف ضرور کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور جو ہے ایس آئی ایف سی کا جو وجود جو رکھا جو ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات وہ بہتر ہوں, اور پولیٹیکل ہمارے معاملات اور انٹرنیشنل اس وقت آپ دیکھیں یوکرین کے اور ایشیا کے ایشو چل رہے ہیں, اس طرف امریکہ کے چل رہے ہیں, تو یہ کافی ان کا بھی امپیکٹ ہم پہ پڑتا ہے اور بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کو کارنر کر دے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ انٹرنیشنل طور پر اسٹیبلشمنٹ اپنی کوشش کرے کہ چیزوں کو بہتر کرے. بہتر کرے. انٹرنل معاملات چلتے رہیں گے, وہ ایک دم ٹھیک سے ٹھیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے میر صاحب. غور کھٹک صاحب آخری سوال کا جواب دیتے, ایک بار پھر کیا کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی اسلام آباد میں جانا ہے, یا پھر اب کے پی میں ہی تمام قیادت احتجاجی صورتحال کرے گی, کیونکہ سیف علاقہ ہے نا وہاں پر, آپ کی حکومت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یا کہہ رہے تھے یا تجزیہ نگار صاحب کہہ رہے تھے کہ کے پی کا جذباتی ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے, تو میں یہاں بتا دوں کہ پورے پاکستان کا ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے. پورے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی کو دیا ہے. اب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نظر نہیں آ رہا ہو تو ایک علیحدہ میٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہے. سر حکومت کہتی ہے عدالتی معاملہ ہے نا, عدالت کے ذریعے حل ہوگا. جی حکومت کہتی ہے عدالتی معاملات ہیں, عدالت کے ذریعے حل ہوگا. آپ احتجاج دس کر لیں, اس طرح تو ہر فیصلے کے اوپر احتجاج شروع ہو جائے. جھوٹے کیس بناتے رہے اور جھوٹے کیس روزانہ ان پہ 10 جھوٹے تیارے کرتے رہے. عدالتی میٹر تو عدالت میں اس وقت چاہتا ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے نا. 200 ایف آئی آر ہو چکی ہے عمران خان پہ اس حکومت نے کی, 200 ایف آئی آر. اس آدمی پہ جس نے کبھی سگنل نہیں توڑا, جس نے کبھی نہیں کہا, جس نے کبھی کرپشن نہیں کی. تو اس کا حل آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف احتجاج کرنا ہے, وفاق کو بند کرنا ہے؟ غور کھٹک صاحب, آپ اس کا حل صرف یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج اس کا واحد حل ہے؟ دیکھیے جی, احتجاج جمہوریت کا حسن بھی اور جمہوریت میں احتجاج عوام کا حق بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جن کا حق ہے ان کو واپسی دیا جائے. مگر آپ جو حق ہے وہ صرف احتجاج کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں. ہمارے لیڈر کو جو بے گناہ جیل میں رکھا گیا پچھلے 2 سال سے, اور ہمارے لیڈر غور صاحب واحد آپ کے لیڈر نہیں ہے, تمام پولیٹیکل فورسز کے, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے عہدیدار جیل کاٹی ہیں. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جیل کاٹنی چاہیے نا. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے, کوئی 2 نمبری کرتا ہے, کوئی مال بناتا ہے, تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بے گناہ آدمیوں کو بھی جیل میں رکھنا چاہیے. یہ کون سے اور اگر آپ کے مطابق کوئی بے گناہ ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ واحد حل یہ ہے کہ جناب احتجاج کریں گے, شہر بند کریں گے, ملک بند کریں گے. جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں مل جاتا اور عمران خان صاحب ملک بند کریں گے, آپ لوگ شہر بند کریں گے, یہی واحد حل ہے آپ کے پاس. دیکھیں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. غور کھٹک صاحب سوال کا تو جواب دے دیجئے. واحد حل پی ٹی آئی کے پاس یہ ہے کہ شہر بند کریں گے اور ملک بند کریں گے. میں بات پوری کرنے, دیکھیں جی ان کی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جیل سے کال کرتے ہیں تو ان کی کھال پہ ٹانگیں رکھ جاتی ہے. سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, میرے پاس چند سیکنڈز رہ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس صرف واحد حل یہ ہے کہ شہر بند کریں گے, ملک بند کریں گے. عمران خان صاحب کے جو بھی احکامات ہوں گے, چیئرمین صاحب کے جو بھی احکامات ہوں گے, چاہے وہ مذاکرات کے ہوں, چاہے وہ پروٹیسٹ کے ہو, چاہے وہ احتجاج کے ہو, چاہے وہ دھرنے کے ہو, اس پہ عمل کیا جائے گا. بہت شکریہ. غور کھٹک صاحب تحریک انصاف کے رہنما تھے, اور میر خدا بخش صاحب نگراں حکومت کے صوبائی وزیر تھے. بات کر رہے تھے سابق, اور صورتحال کوشش کی ہم نے کہ کم سے کم ہمیں معلوم پڑ سکے کہ کہاں صورتحال جا کے رکے گی, کون کون لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ جہاں بحق ہوں گے, اور کون کون لوگ اس کے اندر جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. ایک صورتحال بنتی ہے اور بن رہی ہے, بہت سارے استعفے بھی آ رہے ہیں, ہم اپڈیٹس کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو. ناظرین ہمیں ساتھ جڑ رہیے گا, وقت ہوا ایک بریک کا, مگر ساتھ رہیے گا. کراچی میں کچھ انیشیٹیوز ہوئے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. کس طرح جرائم کو روکنے کے لیے پولیس اور دیگر جو کمیونٹی پولیسنگ کراچی ہے وہ کام کر رہی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے.